बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पूर्ण प्राथमिक शिक्षा वाला पहला राज्य होगा केरल। तिरुवनंतपुरम में उपराष्ट्रपति आज करेंगी घोषणा। प्राथमिक शिक्षा से जुड़े अतुलयम कार्यक्रम का दूसरा चरण पूरा। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर सस्पेंस खत्म। पीडीपी ने कहा बना रहेगा गठबंधन। 7 दिनों का आधिकारिक शोक आज होगा खत्म। 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 13 फरवरी को मतदान, 16 को आएंगे नतीजे। अफगानिस्तान में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले में पाक सेना थी शामिल। अफगान पुलिस का दावा, 3 जनवरी को हुआ था हमला। नेपाल को नए संविधान को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की उम्मीद। प्रधानमंत्री ओली ने कहा मधेसी समस्या का समाधान जल्द। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी आज केरल को पूर्ण प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला देश का पहला राज्य घोषित करेंगे। केरल में प्राथमिक शिक्षा से जुड़े अतुलयम कार्यक्रम का दूसरा चरण पूरा हो गया है। कक्षा 4 के समकक्ष इस कार्यक्रम को 15 से 50 साल तक के लोगों के लिए शुरू किया गया था। पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम की सफलता के बाद प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 100% सफलता केरल की उपलब्धि है। उपराष्ट्रपति 3 दिन के केरल दौरे पर हैं और आज वर्कला स्थित शिवागिरी मठ भी जाने का कार्यक्रम है। केरल दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने तिरुवनंतपुरम में उपराष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू पर एक किताब का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवाद और कट्टरता के बढ़ते खतरों के मद्देनजर नेहरूवादी विचारधारा काफी अहम है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक भारत के रचनाकार के रूप में नेहरू के प्रगतिशील विचारों का मूल्यांकन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता से नेहरू का मतलब धर्म से दूर होना नहीं, बल्कि धर्म को राजनीतिक और सामाजिक जीवन से अलग रखना था। Nehru's exposition of secularism did not mean an absence of religion, but putting religion on a different plane from that of normal political and social life. It was firmly rooted in affirmation of social and political equality. To quote Nehru, and let me cite him here in some detail, "We call our state a secular one. The word secular is not a very happy one, and yet, for want of better word, we have used it." वहीं केरल के मल्लापुरम में उपराष्ट्रपति ने कल एक अंतर धार्मिक सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। उन्होंने सभी धर्मों के बीच संवाद की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके ही गलतफहमियां दूर की जा सकती हैं। साथ ही उन्होंने समाज से टकराव खत्म करने के लिए सहनशीलता को प्रगतिशील फॉर्मूला बताया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मंगलवार को मल्लापुरम में अंतर धार्मिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सभी धर्मों के बीच संवाद की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के कानून और सामाजिक जीवन धार्मिक सहिष्णुता का बेहतर उदाहरण है, लेकिन सद्भाव के साथ दूसरे धर्मों का आदर और उनकी समझ भी जरूरी है। It has to be a cooperative and positive interaction between people of different religious traditions at both the individual and institutional level. Each party remains true to their own beliefs while respecting the rights of the other to practice their faith freely. उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद को भी याद किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जोर धार्मिक सहिष्णुता के साथ सभी धर्मों को समझने पर था। उपराष्ट्रपति ने सभी धर्मों का आदर करने की नसीहत भी दी। The Constitution lays down that the conduct of state shall be governed by the principles of secularism, that state action must be determined by fairness, non-partisanship, and impartiality. The institutions of the state are expected to ensure that the principles of secularism is observed in letter and spirit in public life.
मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि बहुलतावाद और सांस्कृतिक विविधता भारत की पहचान रही है। न सिर्फ संविधान में इसका प्रावधान है, बल्कि ये राजनीतिक संवाद का अहम हिस्सा है। उपराष्ट्रपति ने केरल की सहिष्णु धार्मिक परंपरा का खास तौर से जिक्र किया और कहा कि भारत में इस्लाम और ईसाई धर्म की परंपराएं केरल में ही सबसे पुरानी हैं। सैयद कमर अब्बास, राज्यसभा टीवी, मल्लापुरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करने की नसीहत दी है। कल उन्होंने रायपुर में राष्ट्रीय युवा समारोह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा है, इसलिए एकता और सद्भाव हमारी ताकत है। उन्होंने कहा कि अगर देश में शांति, एकता और सद्भाव नहीं होगा तो प्रगति का कोई मतलब नहीं रहेगा। केंद्र में मंत्रिपरिषद के अगर हमारे देश में एकता नहीं होगी, जन जन के प्रति सद्भाव नहीं होगा, आदर भाव नहीं होगा, दूसरे की परंपराएं, दूसरे की विचार, उसके प्रति अगर सम्मान का भाव नहीं होगा, तो शायद भारत को प्रगति में रुकावटें आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पठानकोट हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान ने कार्रवाई का भरोसा दिया है, इसलिए उसे वक्त दिया जाना चाहिए। इस बीच खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान ने भारत से कुछ और सबूत और वॉइस सैंपल मांगे हैं। वहीं विदेश सचिव स्तर वार्ता पर अब भी संशय बरकरार है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का मानना है कि पाकिस्तान ने पठानकोट आतंकी हमले के मामले में हाल में कुछ कार्रवाई की है और इसलिए अभी इंतजार करना बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर इतनी जल्दी अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है कि वो प्रभावी कार्रवाई करेंगे। मैं समझता हूं कि इसके संबंध में अभी आप प्रतीक्षा कीजिए, और चूंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभी नहीं है। भारत ने पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के मामले में दोषियों के खिलाफ पाकिस्तान से कार्रवाई करने को कहा है, जिसके समर्थन में कई सबूत भी उसे सौंपे गए हैं। लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने इस मामले में कुछ और सबूतों की भी मांग की है। इस बीच इस मामले की जांच कर रही एनआईए की दिल्ली में पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ जारी है। एनआईए ने बबियाल में दरगाह के केयरटेकर को भी पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है। एनआईए की टीम ने मंगलवार को जम्मू के कठुआ और सांबा का दौरा किया। एनआईए के मुताबिक पिछले साल यहां हुए हमलों और पठानकोट हमले के बीच समानता देखने को मिली है। इस बीच अमेरिका ने भी पाकिस्तान सरकार की ओर से संयुक्त जांच टीम बनाने और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने को सकारात्मक कदम बताया है। हालांकि राष्ट्रपति बराक ओबामा की चाहत के विरुद्ध अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया है। सीनेट के इस कदम को पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 15 जनवरी को इस्लामाबाद में प्रस्तावित विदेश सचिव स्तर वार्ता पर संशय बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान के एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि मज़ार शरीफ में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर पिछले हफ्ते हुए हमले में पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी शामिल थे। बल्ख प्रांत के पुलिस प्रमुख सैयद कमाल सादत के मुताबिक हमलावर पाकिस्तानी सेना से थे और उन्होंने अपने अभियान को पूरा करने के लिए खास तरकीब का इस्तेमाल किया। कमाल सादत ने कहा कि वो हमलावरों की मदद करने वालों की पहचान करने और उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी गठबंधन जारी रहेगा। पीडीपी ने साफ किया है कि महबूबा मुफ्ती जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और बीजेपी के साथ नई सरकार बनेगी। बीजेपी ने भी पीडीपी के साथ किसी मतभेद से इनकार किया है। बीजेपी पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए महबूबा मुफ्ती के नाम पर सहमति जता चुकी है। इस बीच 18 जनवरी से जम्मू कश्मीर विधानसभा का प्रस्तावित बजट सत्र रद्द कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार और बीजेपी पीडीपी गठबंधन को लेकर स्थिति साफ हो गई है। मंगलवार को पीडीपी के प्रवक्ता मिर्जा महबूब बेग ने कहा कि महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में जल्द ही बीजेपी पीडीपी गठबंधन की सरकार बनेगी। I'm sure the day she comes out of it, she's trying her best to come out of it. It will be sooner than later. And once she comes out, things are clear. She will head the government and she will take her father's mission ahead with the rank and file of her party and everybody in the state. हालांकि पीडीपी की ओर से सरकार गठन के समय को लेकर कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। जम्मू कश्मीर में बुधवार को 7 दिन का शोक खत्म हो रहा है।
उसके बाद महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। उधर मंगलवार को जम्मू में बीजेपी विधायकों और नेताओं की बैठक हुई। इसमें राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। बैठक के बाद बीजेपी ने गठबंधन पर संकट से इनकार किया। I just want to say that let the PDP decide its leader, open the cards, then we'll convey everything. Sir, there is no difference. Let the PDP decide their leader. दिल्ली के एम्स में 7 जनवरी को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया था और महबूबा मुफ्ती की ओर से सरकार गठन को लेकर हो रही देरी के चलते पीडीपी बीजेपी गठबंधन को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। फिलहाल राज्य में राज्यपाल शासन लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। विरोध को अनदेखी करते हुए केंद्र सरकार ने इस पर लगी रोक हटा दी थी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के पहले उठाए गए इस कदम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। उधर मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अध्यादेश लाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के खेल जल्लीकट्टू पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही 4 साल पुरानी रोक को हटा दिया था। जल्लीकट्टू पोंगल के दौरान सांडों को काबू में करने का खेल है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब इस पोंगल पर ये खेल नहीं खेला जाएगा। ये नोटिफिकेशन जो था वो स्पेसिफिकली जल्लीकट्टू तमिलनाडु और बुल्का ट्रेस महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि में, पंजाब एटसेट्रा में अलाउ कर रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए इस तरह की किसी भी स्पोर्ट को ऑर्गेनाइज करने पर रोक लगा दी है। That is absolutely contrary to the Supreme Court judgment और जो हमारा कानून है प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट। सो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अब नोटिफिकेशन इशू हुई है उसको स्टे कर दिया है। इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई का आग्रह करने वाली याचिकाओं का जिक्र चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने किया गया था। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर लगे 4 साल पुरानी रोक को केंद्र सरकार ने 8 जनवरी को कुछ खास प्रतिबंधों के साथ हटा लिया था। इस पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया सहित कुछ दूसरे संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से रोक की मांग की थी। बीजेपी ने इस मामले में दूसरी कानूनी विकल्प तलाशने की बात भी कही। The ban again, temporary ban has been implemented. Let us see how it can be tackled, but we cannot suspect the intention of the central government. Central government did it with good intention to respect the sentiments of Tamil. वहीं कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। The wisdom of the Supreme Court in this matter, it will examine the matter and a proper legal issues will be raised in the matter and we do hope justice will be done. सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल पहले इस खेल पर पाबंदी लगा दी थी। केंद्र सरकार के आदेश को तमिलनाडु में होने वाले चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा था। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। नौकरशाहों से विवाद के बीच दिल्ली सरकार ने एक अहम प्रशासनिक फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार सलाहकार पदों के लिए विज्ञापन जारी करके आवेदन मांगा है। भर्ती प्रक्रिया के नीति निर्धारण में सरकार की मदद दिल्ली संवाद आयोग कर रहा है। नौकरशाहों के साथ लगातार बढ़ती तनातनी के बीच दिल्ली सरकार ने वित्त कानून और अहम क्षेत्रों के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुरुआती चरण में 7 वरिष्ठ सलाहकारों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दिल्ली संवाद आयोग भर्ती प्रक्रिया में सरकार की मदद कर रहा है। डीडीसीए ने वित्त, कानून, समाज कल्याण, ई गवर्नेंस, संचार शोध और पर्यावरण के क्षेत्र में सलाहकार के एक पद के लिए आवेदन मांगे हैं। दिल्ली सरकार ने इन पदों के लिए भारी भरकम सैलरी का भी ऑफर दिया है। विज्ञापन के अनुसार सलाहकार पदों के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जानकार दिल्ली सरकार के इस फैसले को गैर कानूनी बता रहे हैं। कानून टूटेंगे अगर आप इस तरीके की भर्तियां बैकडोर से करके, अगर आप ये समझते हैं कि इनको गवर्नमेंट फंक्शंस दी जा सकती हैं। वैसे भी गवर्नमेंट फंक्शंस इस तरीके से आप नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सीक्रेसी भी होती है गवर्नमेंट फाइल्स की। उधर कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के फैसले का विरोध किया है। ऐसे कार्रवाई रहेगा ये तो ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को, इंडियन फॉरेन सर्विस को, इंडियन पुलिस सर्विस और हर सर्विसेज को चैलेंज करने वाली बात है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार के साथ दैनिक अफसरों का विवाद सामने आया था। इसके विरोध में अफसर एक दिन की हड़ताल पर भी चले गए थे। उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सलाहकार पदों पर IAS अधिकारियों का कोई काम नहीं है। सलाहकारों
का कार्यकाल 1 साल का होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आईएएस अफसर अपने आप को खुदा समझने लग गए हैं और अब वक्त आ गया है कि विशेषज्ञों को ही सलाहकार के पद पर नियुक्त किया जाए। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गोमुख से हरिद्वार तक गंगा सफाई के लिए फंड जारी करने पर रोक लगा दी है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे को एक बड़ा झटका माना जा सकता है। एनजीटी ने जल संसाधन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि उसके आदेश के बिना गोमुख से लेकर हरिद्वार तक में गंगा की सफाई के लिए पैसा जारी न किया जाए। एनजीटी ने यह निर्देश उन तथ्यों के सामने आने के बाद दिया कि गंगा सफाई से जुड़े विभागों के पास ऐसे कोई आंकड़े ही नहीं है कि गंगा में किस जगह से प्रदूषण हो रहा है और कौन कौन सी इंडस्ट्री से कितना कचरा गंगा में जा रहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 फरवरी को होनी है। और अब बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मधुबनी चित्रकारी, मिथिला की लोक कला और बिहार की पहचान, प्रकृति और पौराणिक गाथाओं से सराबोर, चटकीले और मटियाले रंग बनाए चित्रों को खूबसूरत, देवी देवता, पशु पक्षी, फूल और पत्तियां। दो तरह की होती हैं तस्वीरें, भित्ति चित्र और अल्पना। पहले कच्ची मिट्टी की झोपड़ियों पर होती थी चित्रकारी, अब कागज, कपड़े और कैनवास पर उतरी ये शानदार कलाकारी। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 13 फरवरी को मतदान होगा। इसके लिए अधिसूचना 20 जनवरी को जारी की जाएगी। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 27 जनवरी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 जनवरी है। मतगणना 16 फरवरी को होगी। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, देवबंद और बीकापुर विधानसभा सीट शामिल हैं। वहीं कर्नाटक की देवदुर्ग, बीदर और हिब्बल विधानसभा सीट में भी उपचुनाव होना है। इसके अलावा पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, त्रिपुरा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में एक एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। अर्थव्यवस्था के लिए आई 2 खबरें अच्छी नहीं रही। नवंबर में औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 3.2% की कमी आई है, जबकि अक्टूबर में इसमें 9.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। वहीं दिसंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.61% हो गई, जो नवंबर में 5.41% थी। ये लगातार 5वां महीना है जब खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी है, जिसके चलते महंगाई में इजाफा हुआ है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक के लिए ब्याज दरों में कटौती करना मुश्किल हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-नवंबर महीने के दौरान औद्योगिक उत्पादन विकास दर घटकर 3.9% दर्ज की गई है। कैपिटल गुड्स और बिजली क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के चलते नवंबर में औद्योगिक उत्पादन में कमी आई है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश में नए संविधान को लेकर चल रहे राजनीतिक संकट के जल्द सुलझने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार संकट के समाधान की तरफ बढ़ रही है। केपी शर्मा ओली ने कहा कि मधेसी आंदोलन के चलते नेपाल में जरूरी चीजों की कमी हो गई और भारत नेपाल संबंधों में भी तनाव दिख रहा है। उधर नेपाल के उप मुख्यमंत्री कमल थापा ने उम्मीद जताई है कि विश्व समुदाय नेपाल में नए संविधान को लागू करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि मधेसी समुदाय की चिंताओं को बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक मधेसी फ्रंट ने 10 दिन के विरोध प्रदर्शन को शुरू कर दिया है। भारतीय मछुआरों की हत्या करने के आरोपी इटली का मरीन मुकदमे की सुनवाई के लिए वापस भारत नहीं आएगा। ये जानकारी इटली के एक सांसद ने मंगलवार को दी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मरीन को इलाज के लिए अपने देश वापस जाने की इजाजत दी थी। पिछले साल 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मरीन की इटली में रुकने की अवधि 6 महीने और बढ़ा दी थी। बुधवार को यह अवधि खत्म हो रही है।
इस मामले में दूसरा आरोपी मरीन नई दिल्ली स्थित इटली के दूतावास में है। इन दोनों पर करीब 4 साल पहले केरल तट के पास भारतीय मछुआरों की हत्या करने का आरोप है। पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और अफगानिस्तान तालिबान के साथ बातचीत शुरू करने पर राजी हो गए हैं। तालिबान से बातचीत के रास्ते खोलने के लिए इन देशों की अगली बैठक 18 जनवरी को काबुल में होगी। इससे पहले इस्लामाबाद में आयोजित 4 देशों की बैठक में तय किया गया कि अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए तालिबान के साथ संघर्ष खत्म होना बहुत जरूरी है। अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता बीते साल तालिबान नेता मुल्ला उमर की मौत की खबर आने के बाद टूट गई थी। Afghanistan has created a roadmap. This roadmap in this discussion was shared with our Pakistani, Chinese and American colleagues. So our hope is that we will be able to discuss this roadmap in extensive details. तुर्की का शहर इस्तांबुल आज फिदाइन धमाके से दहल उठा। इसमें कम से कम 10 लोग मारे गए और 15 लोग जख्मी हुए हैं। ये धमाका उस इलाके में हुआ जो हर दिन यहां पर सैकड़ों पर्यटक आते हैं। पर्यटकों से गुलजार रहने वाले इस्तांबुल के सुल्तान अहमद इलाके में मंगलवार को अफरा तफरी मच गई। यहां हुए एक आत्मघाती विस्फोट ने 10 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में अधिकतर विदेशी पर्यटक हैं। ये इलाका नीली मस्जिद और हागियो सोफिया संग्रहालय के लिए मशहूर है। Bu saldırıda 10 insan vefat etmiştir. Bir kişi de parçalanmış bir cesedinde canlı bombaya ait olduğu tespit edilmiştir. पुलिस ने विस्फोट की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने हमले में आईएस का हाथ होने से इनकार नहीं किया है। पिछले साल अक्टूबर में भी राजधानी अंकारा में आत्मघाती हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए थे। अंकारा में हमले के बाद से पूरे देश में अलर्ट है। तुर्की में पिछले कुछ हफ्तों में आईएस के संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तुर्की कल हमलों से दहला, जहां 10 लोगों की मौत हुई है। आगे बढ़ते हैं। विश्व पुस्तक मेले में जहां एक तरफ देश दुनिया के पुस्तक प्रेमियों का जमावड़ा लगा है, वहीं पाठकों और लेखकों को सीधे संवाद का मंच भी मिल रहा है। इस अनूठे साहित्य उत्सव में लेखक मंच संवाद में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मसला चाहे सहिष्णुता का हो या गंगा जमुनी तहजीब का, सांस्कृतिक मूल्यों का हो या राष्ट्रवाद का, कहानी हो या कविता, सबका मंच है लेखक मंच, जहां पुस्तक प्रेमी लेखकों और कवियों से सीधा संपर्क स्थापित कर रहे हैं। तमाम जो हिंदी भाषी नहीं भी हैं वो लोग यहाँ से गुजरते हैं और हिंदी को सुनते हैं, तो उनके अंदर उसको पढ़ने की, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। 9 दिन तक चलने वाले इस पुस्तक मेले में रोज ऐसी 5 संगोष्ठियां हो रही हैं, जो लेखकों और किताबों के लोकार्पण के लिए बेहतरीन मंच मुहैया करा रहा है। लेखकों में इसे लेकर काफी उत्साह है। लगभग 300 के करीब हिंदी लेखक, जिसमें कवि, कहानीकार, व्यंग्यकार, आलोचक, निबंधकार और जो यात्रा के संस्मरण पे बात करते हैं, तमाम रचनाकारों को हमने शामिल किया है। पाठकों का मानना है कि ये मंच उनका ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ लेखकों से नया रिश्ता भी कायम करने का मौका दिला रहा है। लिए आए हो जिस राइटर के लिए, उसको सामने देखना, उसके एक ऑटोग्राफ लेना और उसकी बुक के एक तरीके एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आके, काफ़ी कुछ जानने को मिला और काफ़ी नई चीज़ों का नॉलेज हुई है। पुस्तक मेले में बीते 3 दिनों में कई हजार लोग यहाँ पहुँचे हैं। पुस्तक मेला 17 जनवरी तक चलेगा। इस बार का पुस्तक मेला सिर्फ पुस्तक मेले तक ही सीमित नहीं, बल्कि साहित्य के उत्सव के रूप में नजर आ रहा है। एक ऐसा मंच जहाँ पर पाठक और लेखक दोनों आमने सामने हैं। कैमरामैन चेतन के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रही 5 वनडे मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने बढ़त बना ली है। पर्थ में कल हुए पहले मैच में भारत जीत की दहलीज पर पहुंचकर भी हार गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की शानदार पारी की बदौलत 3 विकेट खोकर 309 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ और जॉर्ज बेली भारत के इस लक्ष्य को 49.2 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर ही हासिल करने में कामयाब रहे। अब अगला वनडे 15 तारीख को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर।
पूर्ण प्राथमिक शिक्षा वाला पहला राज्य होगा केरल। तिरुवनंतपुरम में उपराष्ट्रपति आज करेंगे घोषणा। प्राथमिक शिक्षा से जुड़े अतुल्यम कार्यक्रम का दूसरा चरण पूरा। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर सस्पेंस खत्म। पीडीपी ने कहा बना रहेगा गठबंधन। 7 दिनों का आधिकारिक शोक आज होगा खत्म। 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 13 फरवरी को मतदान, 16 को आएंगे नतीजे। अफगानिस्तान में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले में पाक सेना थी शामिल। अफगान पुलिस का दावा, 3 जनवरी को हुआ था हमला। नेपाल को नए संविधान को लागू करने के लिए विश्व समुदाय से समर्थन की उम्मीद। प्रधानमंत्री ओली ने कहा मधेसी समस्या का समाधान जल्द।